सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने इस खिताब में एक रिलीफ पैकेज आवाम के लिए दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि पूरी दुनिया में महंगाई है और ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती है उसका असर यहाँ भी पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें कि बढ़ती महंगाई का असर कहीं ना कहीं पड़ता है। 216 अरब रुपए का ये रिलीफ पैकेज दिया गया, जिससे बताया गया कि आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ज़रा देखिए। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं। हर पाकिस्तान के खानदान को मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाऊंगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी तरह इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गया है। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। सिंध क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूंगा जी। तो ये 120 अरब का पैकेज है जो कि 6 माह के लिए है और जो लोग जिनकी तनख्वाह कम है वो 30% सब्सिडी आटा, घी और चीनी पर हासिल कर सकते हैं, ये वज़ीर आज़म ने कहा। लेकिन उन्होंने साथ साथ अपने खिताब में ये भी कहा कि पेट्रोल महंगा होगा क्योंकि अब हुकूमत मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए। मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से जरा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का। अच्छा, वज़ीर आज़म ने इसमें कहा कि भारत में भी पेट्रोल महंगा है, लेकिन आज की खबर है कि भारत में पेट्रोल को सस्ता किया गया है और तकरीबन 5 रुपये फी लीटर डीजल पर 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। भारत में आज पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। अच्छा, साथ ही वज़ीर आज़म ने खिताब में अपने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि 2 बड़ी जमातें हैं, अगर वो अपनी लूटी गई आधी रकम भी वापस नहीं आए तो मैं कीमतें आधी कर दूंगा। क्या कहा अपोजिशन के लिए वज़ीर आज़म ने, ज़रा वो भी सुनिए। जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। सही। तो ये वज़ीर आज़म का खिताब जो ज़ाहिर उन्होंने कल खिताब किया था और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तो वज़ीर आज़म ने बात कर दी है कि पेट्रोल तो बढ़ाना पड़ेगा, मजबूर हैं। लेकिन अब चीनी की कीमत नाज़रीन आज पेट्रोल से भी ज़्यादा है, यानी कि पेट्रोल से महंगी अब चीनी बिक रही है। चीनी की कीमत आज के जो रेट हैं वो 150 रुपये फ़ी किलो हैं और हर जगह, हर शहर में, हर स्टोर पे ये चीनी की कीमतें मुख्तलिफ हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से कि 30% सब्सिडी मिलेगी आटा, घी और चीनी में, तो वो किस तरह से होगी, उसका मैकेनिज़्म कैसे तय किया जाएगा, ये कैसे बताया जाएगा कि ये शख्स क्या अपनी पे स्लिप लेकर जाएगा वहाँ पे कि ये मेरी तनख्वाह है और मुझे ये दे दिया जाए, क्या तरीक़ा होगा, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। बस्सा साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका बस्सा साहब। सर ज़रा आप ही मुझे बता दीजिए कि ये क्या मैकेनिज़्म होगा, जो लोग जिनके लिए कहा गया है कि जिनकी तनख्वाह कम है तो क्या वो अपनी पे स्लिप दिखाएंगे जनरल स्टोर पर जाके तब उनको सब्सिडी मिलेगी, या क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार क्या होगा सब्सिडी का?
नई मैस में बहुत क्लियर मैकेनिज्म बनाया गया है। इसमें कल अगर आप स्टार्ट में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए पूरे मुल्क में जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनको हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब जो लोग ऑलरेडी भी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके ज़रिए कोविड में भी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुई पैसों की, आपको पता है इस बात का, और हर महीने हो भी रही है। अब वो ये जो लोग इस कैटेगरी में आए हैं एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, बाकायदा डोर टू डोर जाके थर्ड पार्टी ने वहाँ पे उनको एवेल्यूएट किया है, उनकी लिस्टें मुरतब हुई हैं। अब उनको कार्ड इशू होंगे। जब वो कार्ड इशू होंगे वो कार्ड के ज़रिए जाके अपनी यूटिलिटी स्टोर से अपनी चीज़ें ख़रीद सकेंगे। और उसके लिए हमने ये जो डाटा, फिर मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरा चूँकि ख़ुद भी एक साउथ पंजाब के सबसे पसमानदा ज़िला बहावल नगर से तल्लक है, इसमें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। इसमें बाकायदा एक परफॉर्मा दिया गया था कि आप इस क्राइटेरिया पे उतरेंगे और उसको असेस किया गया, बाकायदा कमेटी बनी हुई है। तो उसके लिए जिस तरह हम लोगों ने किसान कार्ड जारी किया है, जिस तरह हम हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं, इसी तरह ये जो इस वक्त हम देने जा रहे हैं सब्सिडी, उसके ऊपर भी कार्ड होगा और उसके ऊपर जाके आप यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीद सकेंगे। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इन हालात में जब आपको फिर मैं कहूँ, जिन लोगों ने नहीं रजिस्टर करवाया अपने आप को, या अभी उनको पता नहीं है कि रजिस्टर कैसे करवाना है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा? नहीं समझिए, नहीं ये ऐसे नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डोर टू डोर सारी टीमें जा चुकी हैं। अच्छा। आपका आर्गूमेंट वैलिड है कि फ़र्ज़ करें कि लोग मिस हो गए हैं, तो वो इसमें दोबारा से जो एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट है या एहसास प्रोग्राम वालों का दफ्तर में वो उसको दोबारा भेज सकते हैं, वहाँ पे दोबारा फिर सर्वे शुरू हो सकता है। ये कोई सर्वे आपको पता है, यही हमारा मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का पता है क्या, वो ये है कि हमें आज तक नहीं ये पता कि हमारी लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। पूरे के पूरे पाकिस्तान, आप यूरोप में चले जाएं, एक एक आदमी का उनको पता है कि कौन कहाँ है, उसकी कितनी उम्र है, किस जगह पे रह रहा है। यहाँ पे हमने कोशिश की है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ जो सवाल आप स्पेसिफिक कर रही हैं और बहुत अहम सवाल है जो आप कर रही हैं, डेफिनेटली कुछ लोग रहे होंगे, कुछ लोग मिस हो गए होंगे। उसके लिए ये कोई लास्ट सर्वे नहीं था, दोबारा से फिर सर्वे होगा। उसमें अगर जो लोग मिस कर गए, और ये दूसरी एक और चीज़ भी है, फ़र्ज़ करें जो लोग उनके घरों तक गए हैं, जिन्होंने असेस किया है, वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम इस क्राइटेरिया में आते थे, इस कैटेगरी में फॉल करते थे, इंटेंशनली में मिस कर दिया गया है, वो उसके ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं एहसास प्रोग्राम के जो कॉम्पिटेंट फोरम है, हर तहसील पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिवीजन लेवल पे, और देन फिर सूबाई लेवल पर। एक दो सवालात और मेरे ज़हन में, वो मैं आपसे आके पूछती हूँ। ज़रा मैं नून लीग से अली गौर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सर बहुत शुक्रिया। अभी वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और ये सब्सिडी देने का ऐलान किया है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ठीक है, अभी राब्ता मुनक़ता हो गया, हम वापस कोशिश करते हैं। अब तक शौकत बसर साहब सवाल को। शौकत बसर साहब, एक चीज़ और कि कराची समेत पूरे सिंध में कोई सर्वे हुआ है? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो यहाँ तो एहसास प्रोग्राम का कोई ख़ास सर्वे नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अभी आपने अगर पीएम का जो स्टेटमेंट भी चलाया है, जी, उसमें ये वाली जो सब्सिडी है, चूँकि ये सूबाई हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, ये उस सूबाई हुकूमत का काम है कि वहाँ पर वो कलेक्ट करे। लेकिन ऑलरेडी जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता था, फिर एहसास प्रोग्राम आया, ऑलमोस्ट सर्वे तो बहुत बार हो चुके हैं। अच्छा। काफ़ी लोग, अभी आप देखिए, फ़र्ज़ करें आप चले जाएं अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, इवन कराची के अंदर, वहाँ पे मंथली बेसिस पे अब वो लोग, उनका भी कार्ड बने हुए हैं, बैंक से जाते हैं, जाके अपने पैसे लेते हैं, वसूल करते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारा इम्कान मौजूद है आपके सवाल के अंदर, और बहुत सारे चांसेस मौजूद है कि बहुत सारे लोग मिस हो गए होंगे। लेकिन जहाँ जहाँ भी हुकूमत को पता चलेगा, जहाँ जहाँ वो लोग एंटरटेन हो सकते होंगे, वो मेरी कॉन्फ्रेंस। लेकिन आप लोग तो खुद ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसका डाटा ठीक नहीं है। चले मैं उस पर आती हूँ, आपसे बात करते हैं। अलीगढ़ साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि कल जो 120 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, तो तारीखी रिलीफ पैकेज कहा जा रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि जो ये रिलीफ पैकेज है, ये टोटल मतलब टोपी ड्रामा है
वो बड़ी सिंपल बात है। 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। 24 करोड़ आबादी में से कहा यह गया कि ये 2 करोड़ लोगों के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाकी 22 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं, मतलब जिन पर महंगाई का कोई असर नहीं है। और वो जो 2 करोड़ है उनको भी कोई क्या गारंटी वो सम्राट पहुंचेंगे। मसलन अगर आप ये यूटिलिटी स्टोर किसी पर चले जाएं, किसी किराना स्टोर पर चले जाएं, हुकूमत की तरफ से उनको पैकेज, जब तक आपका चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा ना हो, वो आपका पैकेज उन लोगों तक पहुंच नहीं सकता। और ये तो वैसे नलायकों की हुकूमत है, इनकी तो अली गौर साहब वो कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम का डाटा मुरतब किया गया है, उसमें रजिस्टर्ड लोगों की तादाद को देख के कार्ड दिए जाएंगे, सब्सिडी कार्ड्स। मुझे ये बताएं कि जो डाटा इनके पास है, हाँ। क्या मुझे पहली बात तो ये 2 लोग जो है वो डिजर्विंग नहीं है। इधर तो आप ये कहना कि कोई ऐसा पैकेज आया है जिसके जरिए कि 2 करोड़ लोग जो है उनको नहीं दिया गया और 22 करोड़ को दे रहे हैं, तो फिर तो माने 2 करोड़ तो आटे में नमक भी नहीं बनता। और वो देना क्या है, आपने सब्सिडी देनी है, घी पे देनी है, थोड़ी सी चीनी पे देनी, वो भी कौन सा फ्री दे देना है। मतलब इधर तो लोगों की नौबत इनकी करप्शन की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से, इनकी मतलब है कि जो इनकी बदनज़मी है, मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से लोग तो फाकों पर 80% डिस्काउंट। वो तो कह रहे हैं कि आप 2 जमातों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि अपनी आधी दौलत भी वापस ले आए तो चीजें आधी कर देंगी कीमतें। मैं उनकी बात से इत्तेफाक, तो हमारी आधी दौलत को छोड़े, जो अलीमा बाजी की सिर्फ एक की दौलत ले रहे हैं तो पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। बाकी बेशक आपने जो BRT पेशावर से अरबों खाए हैं वो भी ना वापस करें। जो अद्वियात के नाम पर आपने मतलब हुकूमत ने लूट लिया है अरबों तक पाकिस्तान के मतलब है कि मजलूम आवाम के जो खाए हैं वो भी वापस ना करें, अकेले अलीमा बाजी के भी वापस कर दे। ये एक ही बसरा साहब क्या हलीमा बाजी की दौलत से काम चल जाएगा? मेरी गुजारिश सुने सर, मैं आप पे जवाब देना चाह रही थी। हाँ सुमैया, अभी बलोच साहब असल में जो खैरात में मिले हो, आप इनसे खैर की तो क्या करते हैं? जी बसरा साहब जवाब देंगे आपकी बात का। जी सुमैया, पहली बात तो ये है क्योंकि गौहर बलोच साहब को बखूबी अंदाज़ा है, 4-4 बारियाँ इन्होंने लिए हैं, इनको पता है कि अवाम कितनी गरीब है और ये कितने खुद अमीर हैं। इनकी वजह से अवाम गरीब हुई है, इनके पास डाटा बहुत अच्छा होगा क्योंकि जितना इन्होंने गरीब अवाम को लूटा है और कौन लूट सकता है। तो इनसे डाटा ले लें सर आप लोग, ये सही डाटा दे देंगे आपको। दूसरी बात सुन लें सुमैया, अभी असल में उनको गुस्सा पता है किस बात का है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 120 अरब रुपया हमें क्यों नहीं दिया गया, ये तो हमारी जेबों में जाना था, ये गरीबों को क्यों बांट रहे हैं। गुस्सा इनको ये है। देखिए बात ये है सुमैया, मैं नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है, बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन बात तो सुन ले बलोच साहब, मेरी बात तो सुन ले। बजाय इसके आप कहते हैं कि ये कम है, इसको ज्यादा करें। आप जो बात हम कह रहे हैं ये वो टीटियों वाले हैं, गोले वाले हैं, पापड़ वाले हैं, आप घूम घुमा के बात नहीं करते मेरे भाई। कह रहे हैं कि डाटा इनके पास, अगर आपके पास अलीमा बाजी की, इन्हीं से ले लेना सारा डाटा। बस हम तो कह रहे हैं, देखिए मैं आपको, जाहिर है सुमैया हमें ये हेल्प करें, इनको पता है बखूबी, इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग गरीब हैं जिनकी वजह से हुए हैं। हर कादिर खान मंदुखेल साहब भी हमें इनको बहुत पार्टी से। जी बिल्कुल, मैंने कादिर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये रिलीफ पैकेज कल वज़ीर-ए-आज़म ने जिसका ऐलान किया 120 अरब का, अब ज़ाहिर है यहाँ के अवाम भी देख रहे हैं सूबाई हुकूमत की तरफ कि यहाँ उनके लिए कोई पैकेज होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। किसके लिए पीपल्स पार्टी का? गरीब आवाम के लिए सर, गरीब आवाम आपकी तरफ देख रही है। आप पहले मुझे ये बताओ कि इमरान नियाज़ी साहब अपने मोहल्ले में खड़े होके वो एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिए, हम लोगों को ये देंगे और हमसे नहीं पूछे, तो क्या वो फिर हम उसमें हिस्सेदार होंगे? सर आपसे क्या पूछना था और कौन से पैकेज? क्या हमसे ये पूछना था हमारे कि भाई ये हम लोगों को रिलीफ दे, रिलीफ तो नहीं थे, वो तो तकलीफ पैकेज है सर। वो तो किसान कार्ड भी दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं। पेट्रोल का नवीज सुना दिए कि पेट्रोल महंगा करेंगे, हाँ। घी वगैरह महंगे करेंगे। और फिर दूसरी बात ये पीटीआई के दोस्त बैठे हो, इनसे जरा पूछो ये कब से शुरू होगा, इनको तारीख भी नहीं पता।
नहीं तो आप मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम आपको ठीक नहीं लग रहा, आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, ये सही नहीं है 120 अरब का? मैं कहता हूँ ये टोपी ड्रामा है, इनके सारे वही झूठ पलंदे जो 3 साल से आवाम गुमराह कर रहे थे। ये पैकेज किस चीज का दे रहे हैं? अभी तक पैकेज की तारीख का नहीं पता। फिर ये पैकेज जो होगा 30%, तो 30 से तो 100% ज्यादा तो महंगाई कर की है, उसमें से 30% कर की है, तो पीपल्स पार्टी के क्या मुकाबला करेंगे? नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर के भी ये रेट के मुकाबले में नहीं है। नंबर 2 बात, नंबर 3 बात की ये करप्शन का रास्ता खोल रहे लोगों के लिए। ये जो 7 लाख जो ना स्टोर जो अपने लोगों के होंगे, और फिर पता क्या होगा, और फिर स्टोर में असद कैसा करेंगे? सर वो कह रहे हैं सब्सिडी कार्ड के जरिए लोग लेंगे सब्सिडी। बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन में जो गरीब लोग हैं, दुकानदार है, जो बेचारे फोन नहीं समझते, ये एक आदमी को क्या? तो वो जो डाटा था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वही डाटा एहसास प्रोग्राम का भी है, उसी डाटा के थ्रू लोगों को रजिस्टर करवाया गया है। इनकम सपोर्ट का पहले इनको ये बता दो कि तुम लोग जो ना 2 नंबर के हो, तुम लोग जालसाजी से उसका नाम जो तुमने एहसास बना दी, एहसास क्या? तुम लोगों ने तो एहसास का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे पहले तो जालसाजी कबूल कर ले, जो सपोर्ट एक कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है, ठीक है, वो बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान नियाजी साहब का, मैं इसको खानी करूंगा कि ये पुख्तनों का दुश्मन है। अच्छा, इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 बड़ी जमातें खान मानने को तैयार अगर अपनी जो दौलत है वो वापस ले आए, आधी दौलत भी वापस ले आए मुल्क में, तो चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप मुझे बताओ कि इमरान नियाजी साहब ने कहा कि ये 2 बड़े खानदान दौलत है, ये कोई अक्लमंद, कोई जी शऊर, कोई अकल रखने वाला शख्स कह सकता है? ये एक नॉर्मल शख्स की स्टेटमेंट है। यानी आप जो कह रहे थे मैं फेड फाड़ के इनको घसीटूंगा, आपने पाकिस्तान के सारे अदारे पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए। आज आप पाँव पड़े हैं और वो दिन दूर नहीं है। आप याद रखना, जब ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के पाँव पड़ेंगे, ये मुल्क संभालो, मुझे नहीं संभाला जा रहा है। अच्छा। ये वो शख्स है जो 126 दिन के दाग जो लोगों को गुमराह करे थे, मैं 3 महीने में नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नया क्या बनना, कराने के बेड़ा कर दिया। सर वो कह रहे हैं 70 साल का मैं सारा सब कुछ ठीक कैसे कर दूं? सुन ले, आखिरी जुमला सुन जी, ले, जी, आखिरी जुमला सुन ले जी। ये बेसिकली ये कौम के सामने खुशखबरी नहीं, बल्कि IMF के सामने IMF को गारंटी देना है कि देखो मैं कौम से खिताब करके आपका पेट्रोल, आपकी चीजें महंगा करो। ये ठीक है, पॉइंट टेकन। जी अली गौर साहब, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? देखिए, सुमैया 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी, मैं आती हूँ बसरा साहब। जी अली गौर साहब, पहले मुझे तो बात कर लेने दे बसरा साहब, आपने इतनी देर की। गुजारिश ये है कि ये जो मतलब है कि पैकेज इन्होंने दिया है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। पैकेज ये नहीं होता, पैकेज ये होता है कि हमने अपने 2013 से लेकर 2018 में जो गवर्नमेंट थी, हमने 24 करोड़ अवाम को बिजली सस्ती दी, हमने 24 करोड़ अवाम को, हमने 24 करोड़ अवाम को गैस सस्ती दी, हमने 24 करोड़ अवाम को पेट्रोल सस्ता दिया, हमने 24 करोड़ अवाम को डॉलर सस्ता पेश किया पूरे मुल्क में। मकसद ये है, ये कोई रिलीफ होता है कि 2 करोड़ अवाम को, सिर्फ 2 करोड़ का, और वो भी आप कुछ परसेंटेज, और वो भी जिसमें से 90% आपके हवारियों ने हड़प कर जाना है। ये बातें करते हैं कि फलां बंदा पैसे वापस कर दे, फलां कर दे। गौर साहब, ये गरीब आवाम के लिए दौलत वापस लाएंगे मुल्क में? आप लोग ख्याल कर लें गरीब आवाम का। कल 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 पूरे मीडिया पे पूरे चली है खबर, 815 अरब रुपया नैब की रिकवरी इमरान नियाजी ने अपनी और अपनी ATM मशीनों की, ये सेनेट की कायमा कमेटी में डिस्कस हुई है चीज, के किसी अकाउंट में से नहीं मिल रही, वो रिकवरी किसके पास है? 815 कवर किया हुआ जो बंदा खा जाए, उससे बड़ी को बुला होगी न्यूज़ नियाजी। ठीक है, पॉइंट टेकन। जी बसरा साहब, जिसने मकसद ये लुटो और फुटो वाले टोले से जब तक पाकिस्तान की जान नहीं छूटती, यहाँ सर बस आखिरी मिनट है, नहीं मिलनी आपको। बसरा साहब बेचारे की कौन सुनता है? ये तो बैठ के इस तरह से सारा दिन देखें ये अंदाज़ा, मैं यकीन माने बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करके बैठा हूँ। इन दिनों की बेबसी पे, इन पे जो इनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, असल में इनको परेशानी पता क्यों है? इन दोनों के अपोजिशन के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? भाई हम तो इक़्तिदार में आते हैं, हुकूमत में आते हैं चूना लगाने के लिए, हुकूमत को गरीबों का माल खाने के लिए, गरीबों का माल लूटने के लिए, टीटियाँ लगाने के लिए, अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए। ये खान साहब ने क्या काम शुरू कर दिया है? ये गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं, ये गरीबों को कह रहे हैं कि मैं आपको सब्सिडी दे दूंगा। पहली बात, सब्सिडी की धोखा दे नहीं, जाहिर है, मैं फिर कह रहा हूँ
कि पहली बात तो जो कंट्रोल करेंगे, महंगाई इशू है, हमने कभी इसको इनकार नहीं किया। इसीलिए अगर आज हमने इतने बड़े तारीखी पैकेज का ऐलान किया है, इसी वजह से किया है कि महंगाई है। लेकिन दूसरा एंगल समझिए, ये मैं भी छोटा मोटा जिम्मेदार हूँ। अब सुने ये असल में ये हंस नहीं रहे हैं, ये अंदर से बेचारे रो रहे हैं। ये जो हंसी है ना, ये हंसी को यही समझे आप, ये समझ रहे हैं कि हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं, हम लोग अभी तो आवाम रो रहे हैं, अभी तो उनके गरीबों के लिए पैकेज आया, उसके ऊपर भी इनको ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक असल आते ये। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसर साहब। ब्रेक लेना, अली गौर साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब वापस आएंगे तो नैब की रिकवरी और चेयरमैन नैब को हटाने के मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के पास। ठीक था। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया हुकूमत की जानिब से, जिसमें चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर। उसके बाद अब खबर कुछ इस तरीके से है कि एक बार फिर ये इख्तियार सदर मुमलिकत से लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया जाएगा और अब ये मामला वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट में लेकर जा रही है। पार्लियामेंट में ये नैब ऑर्डिनेंस जो है इसमें फिर तरमीम की जाएगी, यानी कि एक दफ़ा तरमीम की गई, ऑर्डिनेंस निकाला गया और अब दोबारा से ये इख्तियार सदर मुमलिकत से लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया जा रहा है। ज़रा ये कहते हैं कि एक ख़त जो है पहले वज़ीर आज़म से चेयरमैन नैब के लिए वज़ीर नाम ख़त के ज़रिए तलब किए जाएंगे, उसके बाद वो जो नाम होंगे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को भेजे जाएंगे, मुशावरत होगी और अगर मुशावरत नहीं हो सकी, कोई डेडलॉक पैदा हो गया तो फिर इनकी तैनाती का मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। लेकिन अभी ये मामला यहीं रुका हुआ है। पार्लियामेंट जब तक ये मामला नहीं जाता ये ऐसे ही रहेगा। इसी पर बात करेंगे तमाम तर सूरत हाल पर। सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर क़ानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले एक नैब ऑर्डिनेंस आता है, उसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत को दिया जाता है और अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जा रहा है, पार्लियामेंट में ले जाने की बातें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। ये बार बार इस तरह की चीज़ें होना क्या कहेंगे आप, क्या रुकावट क्या है इस मामले में? देखिए, मेरे व्यू तो इस पे काफ़ी क्लियर है और वो ये है कि जो रिमूवल की जो नैब के चेयरमैन को हटाने की ताकत है, क्योंकि उनको पहले कानून में जो पहला ऑर्डिनेंस आया वो दे दी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं थी उसको तब्दील करके दोबारा अमेंड करके प्रेसिडेंट को ये ताकत देने की, क्योंकि अच्छा बेहतर यही होता है कि नैब चेयरमैन को रिमूवल की जो पावर है, जो ताकत है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही दी जाए। उस तरह उनका टेन्योर भी सिक्योर रहता है और कोई ये खदशा नहीं होता कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर उन्होंने कोई बात ना मानी किसी की। तो ये तासुर नहीं होना चाहिए नैब के केस में, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट एक ख़ास तरीके से होती है, तो उनका टेन्योर भी सिक्योर करने के लिए उनको उनकी रिमूवल सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की ग्राउंड्स हैं। तो हो सकता है कि ये वापस जो तरमीम की गई है, हो सकता है कि ये दोबारा ये अमेंडमेंट को कैंसिल करके वापस ओरिजिनल अमेंडमेंट पे चला जाए, ले जाया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है यही बात हो सकती है। लेकिन सर जैसे कि आप भी जानते हैं कि नैब में हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, बड़ी यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जो कि ज़ाहिर अपोजिशन के भी केसेस हैं और ऐसे मामले पर ये बार बार मामला अटकना, सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया जाना, फिर वापस लिए जाने की खबरें, ये इब्हाम नहीं पैदा करती हैं आपके ख्याल में? जी, मेरी नज़र में जो सेकंड अमेंडमेंट में ये वाली तरमीम थी, ये इसको शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूर शिकें हैं जो कि पहली अमेंडमेंट में भी गलत थी। मैंने शायद आपके प्रोग्राम पे भी एक बार बात की थी। मसलन एक ऐसी शिक थी उस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में कि आपको एक तरफ बेल दी गई थी, लेकिन साथ ये कहा गया था कि आपने जो उसकी जमानत देनी है उसकी तादाद उतनी होगी जितना नैब ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो मसलन आपका अगर 1 बिलियन या 2 बिलियन रुपीस का इल्ज़ाम लगाया हुआ है तो श्योरिटी आपको उतने ही
तादाद की उतने ही अमाउंट की देनी पड़ती है। तो वो तो इस तरह ही है कि एक बेल आपने एक तरफ से दी और दूसरी तरफ से बेल की राइट जो है वो वापस ले ली। इस चीज को भी तब्दील करने के लिए सेकंड अमेंडमेंट आई है जिसने ये चीज मसलन उसमें निकाल दी है। अब यही कहा गया है कि श्योरिटी जो अदालत समझे दुरुस्त है उसी अमाउंट की श्योरिटी होनी चाहिए, जमानत होनी चाहिए। तो कुछ चीजें तो जरूरी थी कि सेकंड अमेंडमेंट के जरिए आए, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये जो टेन्योर की जो उनकी रिमूवल की जो शिक थी, ये इसको आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, ज़ाहिर है हमेशा से अपोजिशन की जानिब से एक नैरेटिव बनाया गया है कि ये जो नैब का इदारा है इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब ये सारा ऑर्डिनेंस का मामला हुआ तब भी यही तासुर जो है वो सामने आता है कि जी एनआरओ है जो वज़ीर आज़म ने ख़ुद को और अपने वुज़रा को दिया है। फिर ये तासुर को किस तरह ज़ाहिर किया जाएगा? देखें, जब आप एक बार करप्शन के एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू करते हैं और आप करप्ट लोगों के खिलाफ केसेस फाइल करते हैं, तो फिर अगर उनके पास और कोई डिफेंस ना हो और कोई उनके पास कहने को ना हो तो फिर यही कहते हैं कि जी हम विक्टिमाइज हो रहे हैं। ये तो मैंने हमेशा देखा है, आम केसों में भी देखा है कि जब आप किसी के खिलाफ भी केस बनाते हैं तो उनका पहला जो मौक़िफ़ होता है वो यही होता है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे खिलाफ कार्रवाई गलत हो रही है। तो वो बहरहाल उनका हक है कहना, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं। दरअसल बात ये है कि नैब की एक प्रोसेस है, उसमें वो एग्जामिन करते हैं कि कौन हुकूमत में था और किसने हुकूमत में रहते हुए करप्शन की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसकी इंक्वायरी के बाद नैब एक रेफरेंस फाइल कर देती है। लेकिन आप ये देखें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि वो रेफरेंस फाइल होता है अदालत में, और अदालत जो है उसके बाद उसको ट्रायल के जरिए पूरा इंसाफ फराहम करते हुए डिफेंस को वो फैसला करती है। तो अगर आपके पास डिफेंस है, अगर आपके पास दफा के अपनी ऐसे मुआद हैं, ऐसी बहस है, ऐसी शहादत है कि आप उस पर जाहिर कर सकें कि ये रेफरेंस गलत आपके खिलाफ फाइल हुआ है, तो अदालत में आपको पूरी इजाज़त है, पूरी छूट है, और अदालतों ने छोड़े भी हैं लोग। तो ये कहना कि विक्टिमाइजेशन हो रही है वो तो तब हो अगर अदालतें ना हों और आपको सीधा नैब ही सजा दे दे। ये तो एक रेफरेंस फाइल की गई है, रेफरेंस में आप डिफेंड करें अपने आप को, और अगर आप बरी हो जाते हैं तो बिल्कुल सही है, फिर बात आपको आपके खिलाफ गलत रेफरेंस फाइल हुई थी साबित हो जाएगा। अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, आपको सजा हो जाती है, तो फिर रेफरेंस दुरुस्त थी, फिर ये जो प्रोपेगेंडा है ये गलत है। तो इस तरह मैं इसको देखता हूँ। हाँ, ये जरूर बात है, साथ में ऐड करता चलूं कि ये जरूर बात है कि जो बेल नहीं मिलती थी लोगों को और बड़े अरसे तक वो रहते थे और रेफरेंस चलती थी और जेल में रहते थे, उस चीज को दुरुस्त कर दिया गया है अब, और बेल की ताकत इस अमेंडमेंट के जरिए दे दी गई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। तो ये एक तरह इम्प्रूवमेंट मैं समझता हूँ कि हुई है अदालत का कानून। ठीक है। अच्छा सर, एक मामला और है, ज़ाहिर नैब की जानिब से दावा किया गया कि रकम हमने रिकवर की है, लेकिन अभी 815 अरब की जो रिकवरी थी उसके हवाले से बात हुई, सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में डिस्कस हुआ ये मामला, और ये कहा गया कि 815 अरब रुपए जो रिकवर किए गए नैब की जानिब से वो कौमी ख़जाने में जमा ही नहीं कराए गए। इसकी जवाब तलबी भी की गई है। सवाल मेरा ये है, क्या हुकाम जो हैं वजारत ख़जाना के, क्या वो नैब हुकाम से ये जवाब तलबी कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये ऑडिट कराने का मुतालबा भी किया जा रहा है कि ऑडिट कराया जाए ये तमाम रिकवर की गई रकम का, तो क्या ये ऑडिट भी कराया जा सकता है? क्या कहता है कानून? जी देखें, जो सेनेट की कमेटी में ये मामला शायद आया है और सेनेट की कमेटी ने जब ये सवाल पूछे कि आप अकाउंट्स दें अपने, तो वो अकाउंट्स फिर दिए गए जिसमें ये बात हमें जाहिर नजर आई कि कुछ अमाउंट जमा हुआ है खजाने में और कुछ अमाउंट जो है अभी नैब के पास ही है। तो सेनेट की जो कोई भी कमेटी होती है वो एक्चुअली अदालत के बराबर है। अच्छा। वो अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए अपने इख्तियारात पूरी तरह इस्तेमाल कर सकती है, और उसमें ये ज़रूर उनके पास इख्तियार है कि वो कोई भी सवाल पूछें, किसी भी अदारे से पूछें, तो वो अदारे को उसका जवाब देना है, वरना वो पार्लियामेंट की तौहीन हो। और अगर पार्लियामेंट की तौहीन हो तो उसकी फिर सजा होती है। तो ये उनके जो डिमांड है
वो आप उस पर डिबेट कर सकती हैं कि ये ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन कानूनी तौर पे अगर कमेटी ने फैसला किया है तो कमेटी का फैसला एक तरह से हर एक के ऊपर वो उसको लागू है और वो उसकी कंप्लायंस जो है वो करनी पड़ेगी सबको। तो अगर उन्होंने नायब से कोई अकाउंट्स पूछे हैं या ऑडिट की डिमांड की है तो फिर वो ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बैर साहब ये कह रहे हैं कि अदालत का दर्जा रखती है कायमा कमेटी, अगर वो पूछ रही है किसी इदारे से कि रकम कहाँ गई, अगर जमा कराई गई तो कहाँ जमा कराई गई, तो वो पूछ सकती है। और अगर नैब का इदारा जिससे ये पूछा जा रहा है वो जवाब ना दे तो ये पार्लियामेंट की तौहीन समझी जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि आज जब ये बात की जा रही है सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में कि ऑडिट भी कराया जाए, शहरी रहमान ने ये मुतालबा किया है कि बिल्कुल इसका ऑडिट कराया जाए, जो रकम थी और वो रकम जो रिकवर की गई वो कहाँ गई, तो ये भी देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में ये जवाब क्या आता है नैब की जानब से। अच्छा, नून मुकद्दम केस की प्रोग्राम के सिलसिले में बात कर लें। कल जब इस केस की समाअत हुई तो मरकज़ी मुलजिम के खिलाफ अब हाथापाई का मुकदमा भी दर्ज किया गया है पुलिस से, क्योंकि शोर शराबा किया गया मुलजिम की जानिब से और साथ ही साथ ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस से हाथापाई की। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ लिया गया ज़ाहिर जाफ़र ने। उसके बाद पकड़ के ज़ाहिर जाफ़र को, जो कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि पुलिस ने पकड़ के उसको बख्शी खाने मुंतकिल किया गया। जो कियानी मुस्तफ़ा कियानी ने यह भी कहा कि मुलजिम ने अपने आप को टक्कर मार के ज़ख्मी करने की कोशिश की है और अदालत तक़द्दुस को भी पामाल किया गया। और उस दौरान जब ये तमाम तरह शोर शराबा हो रहा था तो मुलजिम की वालिदा का ये कहना था कि आप ये देख सकते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, और वकील की जानिब से भी इसी तरीके का मुतालबा जो है वो दोहराया गया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं इस पर। जी नईम असगर, जी नईम बताइएगा क्या कार्रवाई रही और ये अर्ज किया गया है पुलिस से हाथापाई का? जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम केस की आज कल एक और समाअत थी जिसमें एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी इस केस की समाअत कर रहे थे और 3 मजीद गवाहों को तलब किया गया था। इस पे जो गवाह हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था कि जो मुलजिम है, मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र, वो कमरा अदालत में उसने बोलना शुरू कर दिया और उसने ऊंची आवाज में जब बोलना शुरू किया तो उस पर अदालत ने कहा, जज साहब ने कहा कि इस मुलजिम को ले जाया जाए। जब पुलिस एहलकारों ने उसको ले जाने की कोशिश की तो मुलिस किया, मुजाहमत की और फिर कमरा अदालत के बाहर फिर पुलिस एहलकारों ने उसे उठाया और उठा कर उसको लेकर गए। इस सारे वाक़े का मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें ये मुकदमा थाना मरगला में दर्ज किया गया है और सब इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कियानी की मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलज़म ने कमरा अदालत में गालम गलोच की। अदालत के हुक्म पर जब उसको जाने से कहा गया तो उसने कमरा अदालत से बाहर जाने से इनकार किया। मुकदमा है कि कमरा अदालत के बाहर लाने पर मुलज़म ने गिरबान से पकड़कर खींचा और मुलज़म ने अपने आप को टक्कर मारकर जख्मी करने की भी कोशिश की। ये तमाम तरह सूरत हाल जो है वो कल हुई और एक और मुकदमा भी दर्ज किया गया। नईम असगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करें तमाम तरह से। नाज़रीन, एक और अहम खबर है और एक और अहम मामला है जिसको आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और वो है माहौलियाती आलूदगी का। माहौलियाती आलूदगी तो वैसे पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन लाहौर को दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुबह 9 से 5 बजे शाम तक तकरीबन औसतन 289 तक रिपोर्ट किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI जिसे कहते हैं, वो सुबह 9 से शुरू होता है और शाम 5 बजे तक रहता है। और इतनी आलूदगी है कि नज़र नहीं आता कुछ भी, और इस आलूदगी और धुंध की वजह से लोगों में बीमारियां भी फैल रही हैं। लोगों को हिदायत की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि बाहर निकलते हुए मास्क भी पहने और चश्मा भी लगाएं आँखों पर, क्योंकि इस आलूदा हवा से लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि ये जो एयर क्वालिटी थी आज जो रिकॉर्ड की गई पाकिस्तान भर में 271 पार्ट्स पर ये रिकॉर्ड की गई, जबकि भारत में जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो 321 पार्ट्स पर मिलियन रही है। क्योंकि हम कहते हैं कि दुनिया भर में जो भारत के शहर हैं वो आलूदगी में सबसे बढ़ ज़्यादा हैं, लेकिन अभी लाहौर बड़ा ऊपर आ गया है। इसी पर हम बात करेंगे। राजा मंसूर साहब हमें ज्वाइन कर DG हैं PDMA के। बहुत शुक्रिया राजा मंसूर साहब। सर, क्या वजह होती है जब भी किसी शहर में माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाती है, धुंध बढ़ जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है?
अजय जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मालियाती आलूदगी है ना जी, इसमें कुल 5-6 फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूटर हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर PM 2.5 कहते हैं, ये बहुत ही छोटे साइज का होता है। एक PM 10 है जी, ये पर्टिकुलर मैटर है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट डाइऑक्साइड है। ये जो हमारे यहाँ जो लाहौर में प्रॉब्लम आ रहा है, ये है बेसिकली यहाँ पर हम इसको जो ये हमारा जो सिर्फ एक ले रहे हैं, जो ये PM 2.5 है। ये जो बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, आप ये कोई 1 ग्राम का 1 मिलियन हिस्सा आप समझ लें, इतना ये वो छोटे हैं। ऑब्वियसली अब वो सिर्फ एक को लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्यूआई इंडेक्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो बहरहाल एक वो प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारे इकदाम ऑलरेडी शुरू किए हुए हैं। लास्ट ईयर हमने इसको जी जो स्मोक है, इसको एक कैलेमिटी डिक्लेयर कर दी। अच्छा। अब वो कैलेमिटी डिक्लेयर करने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट 1 ईयर के अंदर जो तमाम जो हमारे भट्टे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है, और अब उनके खिलाफ अगर कोई उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं चलाता तो उसके खिलाफ हम बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। कुछ तकरीबन 8000 भट्टे हैं जो पंजाब भर के अंदर, उनको किया है। फिर मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें मैं आपको बता कि एक और बड़ी वजह जो है, ये जो व्हीकल्स हैं इनका जो एमिशन है, व्हीकुलर एमिशन जो है, ये यूनाइटेड नेशन की जो एक FAO है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक स्टडी के मुताबिक जो 43% कंट्रीब्यूटर जो है, ये जो व्हीकल का जो एमिशन है ये भी है। अच्छा। तो उसके ऊपर हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी एक्शन ले रहे हैं। मुख्तलिफ जो अवेयरनेस कैंपेन हमने इसके ऊपर चलाई हुई है। तो जो जितने हैं अब इंडस्ट्रीज जो है उसके जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आप ये बता रहे हैं कि हम सारे मेजर्स तो ले रहे हैं राजा मंसूर साहब, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ये आलूदगी बहुत बढ़ गई है, खासतौर पे पंजाब में, और इतनी बढ़ जाती है इस मौसम में, यानी कि सर्दियों के कुछ महीने, कि ट्रैवलिंग करना, सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, हद निगाह सिफर हो जाती है, शहर के अंदर भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी ज़ाहिर एक वजूहत आपने बता दी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मेजर्स ले रहे हैं, क्या वो इस तरह के हैं कि वाकई इस पर आप काबू पा लेंगे कुछ अरसे में? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा, आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये आपने देखा, ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो इशू बना हुआ है, और पाकिस्तान भी उसका एक मेन जो सफर है। ऑब्वियसली इसके ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हम समझें कि फौरी तौर पर अब रोड के अंदर जो गाड़ियां जो 1 साल के अंदर नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं, मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो भी शुमार तादाद है ना। तो अब आप अगर आप समझें कि वो इसके इमीडिएटली, तो इमीडिएट नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एफर्ट शुरू किए हुए हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली इसको ऊपर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, आप कह रहे हैं टाइम टेकन ज़रूर है, लेकिन सनतों का जो धुआं है, भट्टों पे काम होता है उसका ज़ाहिर धुआं, फिर आपने कहा व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ये तमाम तर फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं है ये जो इस वक्त ये अपनी फसलों को लोग, फसलों की जो बाकियात है जी, उसको वो आग लगा देते हैं। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं कि जो मैंने आपके इनको साथ शेयर भी किया था, जो क्रॉस बॉर्डर इंडिया की तरफ स्टेबल बर्निंग बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो जब हवा चलती है तो उसका भी इम्पैक्ट इधर आता है। जब हवा का रुख इधर होगा तो जो इंडिया की 3 स्टेट्स जो हमारे यहाँ पंजाब के साथ लग रही हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो लाहौर पे, फिर वो सारा इम्पैक्ट लाहौर पे आता है, क्योंकि लाहौर वो नेबरिंग है तो लाहौर पे आता है। तो एक ये भी वजह सर, तो कोट लखपत और फतेहगढ़ जिसे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पीक है इस तरह की आलूदगी की, तो उन शहरों में, उन इलाकों में, वहाँ पर जाके कोई इस तरह का ऑपरेशन किया गया है कि वहाँ पर जो भट्टे हैं या जिस तरह फसलें जलाई जाती हैं उनको रोका जाए? जी बिल्कुल, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 माह के अंदर कोई 500 के करीब FIRs हैं, और अच्छा। जो सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसने कोई 1 करोड़ 68 लाख रुपया फाइन सिर्फ किया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने जो फसलें जलाई जा रही है उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा है, पूरे तरीके से एक्शन तो किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम होपफुली इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कमी आती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा मंसूर साहब, आपके वक्त का, और बड़ी पॉजिटिव बात की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि टाइम टेकन ज़रूर है ये मामला, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, FIR भी दर्ज की गई हैं, लोगों को जुर्माने भी किए गए हैं, लोगों को रोका भी गया है, अवेयरनेस भी दी गई है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
वो अवेयरनेस देना है, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी का सबसे ज़्यादा नुकसान जो लोग होते हैं, जो शहरी होते हैं, उनकी सेहत को पहुंचता है। तो ये अवेयरनेस भी ज़रूर देना ज़रूरी है और आवाम को समझना होगा कि जो भी हम करते हैं इस तरह के काम, उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो हम पर होता है। तो ज़रूर इसको देखा जाए और हुकूमत की जानिब से भी इस पर काबू पाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसको ज़रूर किया जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।